गाइस आज हम बात करेंगे रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू क्या होता है और इसका क्या यूज़ कर सकते हैं हम, कैसे ये हमें कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता है कि किस तरह से कंपनी काम कर रही है। सो बेसिकली रेवेन्यू होता है जो टोटल मनी जो एक कोई भी कंपनी जनरेट करती है अपनी बिजनेस से, जो आपकी अपने प्राइमरी ऑपरेशन से। लाइक कोई भी एक कंपनी ले लीजिए, लाइक कुछ भी है, लाइक आईटीसी है, वो अपना सामान बेच के जितना भी पैसा कमाती है उसको हम एज अ रेवेन्यू बोल सकते हैं। तो इसमें बेसिकली प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ही आता है। अगर आप कोई फार्मा कंपनी लेंगे तो वो अपनी दवाइयाँ बेच कर जितना पैसा कमा रही है, या आप कोई सीमेंट कंपनी लीजिए, उसने जितना भी सीमेंट बेचा तो जितना भी उसने पैसा टोटल कमाया उसको बोलते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू एक तरह का टॉप लाइन है कंपनी के इनकम स्टेटमेंट का, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर हम कोई सा भी एक्सपेंस को कॉस्ट कुछ नहीं जोड़ते हैं, खाली हम वो लिखते हैं उसने कितना पैसा कमाया, मतलब सामान बेच के मतलब कितनी सेल्स करी टोटल, उससे हम रेवेन्यू बोलते हैं। तो रेवेन्यू भी कई तरह के हो सकते हैं। लाइक अलग अलग कंपनी अलग अलग टाइप के रेवेन्यू यूज करती है। लाइक कोई ग्रॉस रेवेन्यू यूज करता है, तो कोई नेट रेवेन्यू, कोई ऑपरेटिंग रेवेन्यू, कोई टोटल रेवेन्यू। तो जो हमारा ग्रॉस रेवेन्यू होता है, इसमें क्या रहता है, जो टोटल रेवेन्यू जो कंपनी जनरेट करती है अपना सामान बेच के, उसमें हम कुछ भी डिडक्शन नहीं करते हैं। लाइक उसने 10,000 की सेल करी तो उसका 10,000 ही ग्रॉस रेवेन्यू हो गया। और नेट रेवेन्यू क्या होता है, नेट रेवेन्यू में हम उसका जो भी उसका खर्चा हुआ उस सामान को बनाने में बेचने में, उन सबको ऐड कर लेते हैं। लाइक उसने 10,000 की सेल करी, बट उसके बाद जो उसने जितना भी उसका खर्चा हुआ उसको क्रिएट करने में, लाइक गुड्स का जो भी उसने खरीदा, रॉ मटेरियल, उसको पहले माइनस कर लेते हैं। लाइक उसने 2,000 का उसका खर्चा हुआ, तो उसका जो हमारा नेट रेवेन्यू आया वो हो गया 8,000 रुपीज़। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू एक्यूरेट मतलब ग्रॉस रेवेन्यू जैसा ही होता है, इसमें भी जितना इसका कोर बिजनेस से पैसा आया है उसको हम जोड़ लेते हैं, और इसमें हमें कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लाइक कोई इन्वेस्टमेंट या सेल ऑफ एसेट को नहीं जोड़ते हैं। और फिर आता है टोटल रेवेन्यू। लाइक टोटल रेवेन्यू हम सबको जोड़ देते हैं, लाइक ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। लाइक उसका जो कोर बिजनेस से पैसा आ रहा है और बाकी कोई और बिजनेस से पैसा आ रहा है, लाइक उसने कोई इंटरेस्ट से पैसा आ रहा है, या उसको कोई दूसरी कंपनी है, सब्सिडरी है, जहाँ से प्रॉफिट हुआ है, उन सबको हम जोड़ के टोटल टोटल रेवेन्यू बना देते हैं। तो जब हम पे रेवेन्यू मिल जाता है, आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे देखें एक पिरामल फार्मा का मैंने उठा रखा है ये, तो इसमें से सकते हैं आप रेवेन्यू जो है हर साल इसका इंक्रीज, हर साल तो मुझे हर क्वार्टर देख सकते हो, क्वार्टरली देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले 1720 था, फिर 1539 था, फिर 1716 हुआ। तो रेवेन्यू बढ़ता गिरता रहता है। तो हमें इसमें मेन ऐसा देखना होता है कि रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है कितना गिर रहा है। अगर रेवेन्यू कंपनी का लगातार गिर रहा है तो एक तरह से नेगेटिव ही होता है कि उसका बिजनेस डाउन होता जा रहा है लगातार, और उसका मार्केट में जो मेरी प्रोडक्ट्स की कोई डिमांड नहीं है। और अगर दूसरी तरफ रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है तो एक पॉजिटिव ले सकते हैं इसको, कि उसकी ग्रोथ है कंपनी की फ्यूचर में। कि ऐसा नहीं कि रेवेन्यू सेम ही है तो मतलब फिर कंपनी की ग्रोथ लगता नहीं कि पॉसिबल हो पाएगी फ्यूचर में। बट अगर रेवेन्यू लगातार इंक्रीज होता है तो इसको एक पॉजिटिव फंडामेंटल के रूप में सब ले सकते हैं। फिर इबिट्टा आता है। इबिट्टा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आप जब भी देखें कोई कंपनी रिजल्ट आता है तो हमें इबिट्टा देखते हैं, इबिट्टा और इबिट्टा मार्जिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है और सब लोग इसको सबसे पहले चेक करते हैं कैसा रहा। तो इबिट्टा का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड amortization। तो इसका मतलब सिंपल सा है, जो भी आपकी अर्निंग हो रही है, लेकिन इसमें बिफोर आपने जो भी उसमें इंटरेस्ट भरा, मान लीजिए आपने कोई लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट भरने से पहले वाली अर्निंग आपने टैक्स भी नहीं दिए हैं, डेप्रिसिएशन भी नहीं जोड़ा है और amortization भी नहीं जोड़ा है। तो आप देख सकते हैं जैसे ये हमारा पिरामल का है, इसमें रेवेन्यू आया हमारा, ये रेवेन्यू टोटल जो उसने सामान बेच के इसको 1716 करोड़ की इनकम हुई, और अदर इनकम इसकी 83 है, जो भी इसका कोई अदर बिजनेस से आई होगी। तो टोटल इनकम इसकी हो गई 1799। तो ये इसका टोटल इनकम, हमारा टोटल रेवेन्यू है जो इसने सामान बेच के कमाया। तो अगर हम इसमें इबिट्टा निकालना चाहते हैं, देख सकते हैं, तो इबिट्टा निकालने के लिए अभी हम खाली इसमें क्या माइनस करेंगे, जो भी उसका खर्चा हुआ है। मान लीजिए मटेरियल कॉस्ट कितनी लगी, एम्प्लॉय एक्सपेंस कितने लग गए, अदर एक्सपेंस क्या लग गए, बट इसमें से हम कभी भी फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन और टैक्सेस को कभी भी माइनस नहीं करता। आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये इसमें हमें फोकस करता है कि हमारा जो कंपनियां उसका जो कॉर ऑपरेशन है कितना पैसा कमा पा रही है, उसकी कैसी अर्निंग्स है। तो हमें इसमें कभी भी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को हम कभी भी रिमूव नहीं करेंगे। इसको हम बाद में ये हमेशा एक्सक्लूडेड रहते हैं, अलग रहते हैं, बिकॉज ये कंपनी की फाइनेंशियल एक्टिविटी में माना जाता है। इंटरेस्ट को किसने लोन दे रखा है, टैक्सेस भी एक तरह का ये फाइनेंशियल ही है, ऑब्लिगेशंस में आता है। और ये टैक्स लॉज और अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से हर देश में अलग अलग रहता है, तो टैक्सेस को भी हम कभी इंक्लूड नहीं करते हैं बिट्टा में। फिर डेप्रिसिएशन रहता है, लाइक आपका कोई भी अगर मशीनरी है, बिल्डिंग्स है, उसकी एक टाइम धीरे धीरे वैल्यू कम होती चली जाती है, तो उसको हम डेप्रिशिएट करते चले जाते हैं। लाइक आपने कोई मशीन खरीदी 5 करोड़ की,
तो धीरे धीरे उस मशीन की वैल्यू भी कम होती जाएगी, क्योंकि वो हमेशा तो जिंदगी भर तो काम करेगी नहीं, तो आप उसको डेप्रिशिएट एसेट में दिखाते हैं। नॉन कैश रहता है, आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप अलग से कोई कैश डिफाइन करेंगे, बट ये नॉन कैश है, बट आप इसको शो कर सकते हैं। सेम एमोटाइजेशन रहता है, लाइक आपने कोई पेटेंट खरीदा है या ट्रेडमार्क खरीदा है, तो मे भी पेटेंट की कोई वैल्यू आपने खरीदा है, वो 10 साल आपकी कंपनी के लिए हेल्प कर सकता है। उसके बाद में पेटेंट का कोई फायदा ना हो, मे भी न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए, तो आप उसको एमोटाइजेशन में शो कर सकते हैं। तो ईबिट्टा से हम ये पता कर सकते हैं कंपनी की क्या वैल्यू है। यहाँ पर देख सकते हैं ईबिट्टा है, ये हमें मिल गया है। टोटल रेवेन्यू कैसा, सबसे पहले रेवेन्यू कितना उसने टोटल सामान बेचा, उसमें से उसने कितना मटेरियल कॉस्ट निकाल लेते हैं। मटेरियल हमने 625 करोड़ का उसने मटेरियल खरीदा। एम्प्लॉयज़ के एक्सपेंस हो गए, जो कि हमारा कम सैलरी हो गई। अदर एक्सपेंस हो सकते हैं, काफ़ी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहते हैं, लाइक कंपनी को चलाने का खर्चा, मतलब लाइक बिजली बिजली और सब कुछ जो भी खर्चे होते हैं। उसके बाद हमें EBITDA मिलता है, तो 170 करोड़ है। अगर हम इसको ईयर टू ईयर में अगर हम वो करें, कंपेयर करें, तो सकते हैं काफ़ी गिरा है, 56% माइनस में आया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसका फाइनेंस कॉस्ट, जो भी इसके पास लोन होगा। अगर हमें PBT निकालना है, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, तो अगर हम EBITDA में से फाइनेंस कॉस्ट हटा दें, जो कि 95 करोड़ रुपीज़ थी, में भी इन्होंने कोई लोन ले रखा होगा। डेप्रिसिएशन जो इसके एसेट्स हैं वो धीरे धीरे कम पड़ते, खराब, मतलब आप इसको हटा सकते हैं, डेप्रिशिएट हो रहे हैं। तो 164 करोड़ इनका ये है। और इसमें एक और है, शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स। नेट प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स का मतलब है जहाँ पे इनकी होल्डिंग, मतलब मेजोरिटी में नहीं है, माइनॉरिटीज में है। वहाँ पे उनकी जो भी इनकी सब्सिडरी कुछ कंपनी होंगी, तो उन्होंने पैसा लगा रखा है, जो वहाँ से जो प्रॉफिट आया है वो है 16 करोड़ रुपए। तो अगर हम इन तीनों को इबिट्टा में से फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे और शेयर वाले को प्लस करेंगे, क्योंकि वहाँ से पैसा प्लस में आया है, तो हमें मिलता है PBT, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स -73 करोड़। एक तरह से कंपनी लॉस में ही है। इसके बाद इसमें टैक्स जोड़ लेते हैं, 17 करोड़ टैक्स लग गया इसके ऊपर। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ, जिसका हम पैट बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, -90 करोड़। तो देखा जाए तो ये कंपनी टोटल अभी 90 करोड़ लॉस में ही है। और जहाँ इसने पिछले ईयर में 163 करोड़ का प्रॉफिट किया था, वहाँ पे ये अब ये लॉस कर रही है, देख सकते हैं 155% का लॉस हुआ है। तो उसका मेजर हम देख सकते हैं कहाँ से आ रहा है। मेजर तो ये फाइनेंस कॉस्ट का इशू आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे इसको ज़्यादा टैक्स भरना पड़, ज़्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। बाकी डेप्रिसिएशन का बढ़ा है। तो ये दो चीज़ें, और साथ ही साथ देख सकते हैं रेवेन्यू तो इसका इंक्रीज ही हुआ है, हम देख सकते हैं। और बाकी सब भी देखिए, मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ा है, इसका मतलब है रॉ मटेरियल महंगा होता जा रहा है, जो इस कंपनी जहाँ से भी खरीद रही है। मे बी रॉ मटेरियल फ्यूचर में सस्ता होगा, तो इसका ये प्रॉफिट में आ सकती है। एम्प्लॉय एक्सपेंस थोड़े काफ़ी बड़े हैं, और बाकी अदर एक्सपेंसेस जो कि कंपनी को यूज़ के लिए होते हैं, डेली डेली एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये सब चीज़ें सब देख सकते हैं, जो रेवेन्यू, इबिट्टा। तो अगर हमें इबिट्टा मार्जिन निकालना है, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको जो भी अगर टोटल रेवेन्यू आता है उसको एबिटा से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना 10% का, अबाउट 10% बनेगा इसका इबिट्टा मार्जिन। तो हम पिछला से पिछला इबिट्टा मार्जिन भी कंपेयर कर सकते हैं कि अगर इबिट्टा मार्जिन कम हो रहा है, बढ़ रहा है। हो सकता है कई बार कंपनी का इबिट्टा तो बढ़ जाता है, बट उसका इबिट्टा मार्जिन गिर रहा होता है। तो क्योंकि लोग ज़्यादातर मार्जिन पे भी ध्यान रखते हैं कि उसका मार्जिन कैसा है, अगर मार्जिन भी हमेशा बढ़ना चाहिए इबिट्टा के साथ। ऐसा नहीं है कि आपका इबिट्टा ही बढ़ रहा है, खाली आप इबिट्टा तो बढ़ता चला जा रहा है और आपका मार्जिन गिरता चला जा रहा है। तो उसको आपको खास ध्यान रखना होता है इस बात का भी, जब आप एक या फिर रेवेन्यू और इबिट्टा के बारे में पढ़ते हैं। तो ये खाली बेसिक सा था। आप कुछ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हेल्प ट्राई करूँगा। ओके, थैंक यू।